बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक तो अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि एक यहूदी एजेंट के उम्मीदवार ने 13 मुसलमानों की जमात उम्मीदवार को चित कर दिया। चित क्या कर दी है अभी आपके साथ तफसीलात उसकी शेयर कर देते हैं। और एक ट्रेन हादसा जो हुआ है, सबसे पहले आ जाए कि पेशावर में जो इलेक्शन हुआ है 20,735 वोट जिन्होंने हासिल किए। दूसरे नंबर पर ANP रही है जिन्होंने 4,112 वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पर जमात इस्लामी, चौथे नंबर पर हैं डीजल की जमात। और नून लीग का नहीं पूछिएगा क्योंकि उन्होंने भी टॉप किए नीचे से। तो इस तरह से ये इसका रिज़ल्ट है और ये उन सब के मुंह पे तमाचा है, यानी कि इनके PDM और हवारियों के मुंह पे तमाचा है कि इन्होंने फिट किया हुआ था इमरान खान साहब को कि कुछ भी करो, इसको उठाओ, इसको फेंको, इसको बंद करो, इसको नाहिल करो। लेकिन बात एक ही घूम रही थी कि अगर आप चलें ठीक है आप इसको नाहिल कर रहे हैं, आपने इनकी पार्टी तोड़ दी, सब कुछ कर दिया, क्या उसका वोट बैंक तोड़ा? मेन चीज़ क्या थी? मेन चीज़ थी वोट बैंक। कि इमरान खान साहब की जो ताकत थी ना वो आप तोड़ ही नहीं सके। और वो आप कब तक नहीं तोड़ सकेंगे ये आप समझ नहीं पा रहे, या तो शायद आप समझना नहीं चाहते या समझ नहीं पा रहे। और अगर समझ नहीं पा रहे तो इन शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ कि इमरान खान साहब की जो ताकत है वो यूथ बैंक है। और अब अगर आप यूथ की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में 60 से 65% आबादी यूथ की है, यानी कि पाकिस्तान सबसे टॉप पर है यूथ में। और इमरान खान साहब इन सब पर हावी है, यूथ पर, क्योंकि यूथ ही जो है वो इमरान खान साहब की फॉलोइंग है। आपने खान साहब को तो फिट कर दिया, उस यूथ के दिमाग को, दिल को फिट नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उनका दिल और दिमाग अभी भी उधर लगा हुआ। अभी भी आज भी आप इलेक्शन करा लेना तो आप हार जाएंगे। चलें आज तो छोड़ दें, अगर आप 10 साल बाद भी इलेक्शन कराए ना तो तब भी आपको वो शख्स मात दे देगा। हालांकि भले उसको अंदर रखो 10 साल, वो 10 साल बाद बाहर आएगा ना वो तब भी आपको मात दे देगा। वो क्यों? क्योंकि यूथ की उम्र बढ़ेगी तो वो अपने एक उम्र के हिस्से में आएंगे। तो जो नीचे की जो बच्चे हैं अब वो यूथ बनेंगे। जब वो बच्चे बड़े होंगे तो उनको आप उनके अंदर अपना बयानिया फिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी की यूथ है ना इसमें आपका बयानिया फिट नहीं होने वाला। एक ही काम रह गया कि फिल्मों में आपने देखा होगा एक कैप्सूल मिलती है, उसको इंजेक्ट करते हैं। तो वही रही है कि अपने लिए अगर आप कुछ करना है तो एक रोबोटिक आती है, उसको इंजेक्ट कर दें ताकि अंदर जाए तो वो शख्स भी अंदर से पटवारी हो जाए कि वोट सिर्फ नवाज दा। ऐसे नारे आने चाहिए। नवाज मेरे बोलना पड़ेगा क्योंकि वो नारा था, वरना मैं नाम लेना नहीं चाहता। क्यों? मुझे वज़ू करनी पड़ेगी बार बार। मैं नहीं चाहता कि मैं वज़ू करूँ इस टाइम पर क्योंकि व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है। आ जाते हैं जी, अब जब नाम ले लिया तो फिर सबसे पहले इन्हीं से आगाज़ कर लेते हैं। आ जाए जी, ये जी शहबाज शरीफ साहब उर्फ भिखारी आज़म का जलसा था कसूर में, और वो जलसे ठाटे मारता समंदर। अच्छा, जलसा बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं। जो अच्छी चीज़ है उसको बिल्कुल हाईलाइट करेंगे। जलसा बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने ये कहा कि हमें मौका दिया तो हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, यानी कि नवाज शरीफ साहब तकदीर बदल देंगे उर्फ भगोड़े। तो मुझे नहीं लगता अब कौन सा ऐसा कमाल होने वाला जो ये तकदीर बदल देंगे। क्यों? क्योंकि 40-45 साल से तो ये काबिज थे, तब क्यों नहीं तकदीर बदली? अरे तकदीर तो छोड़ो, इन्होंने अपनी चड्डी बदल ली हो तो बड़ी बात है। इन्होंने चड्डी बदलने के लिए अपने नौकर चौकर रखे हुए, तो ये पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे? इस चड्डी से ही बात याद आई कि इसने भिखारी आज़म ने कहा कि नवाज़ शरीफ ने भारत के मुकाबले में 5 के मुकाबले में 6 धमाके किए। अगर तो ये बात मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं पता कि नवाज़ शरीफ साहब ने वाकई 6 धमाके किए थे। जो सच है वो बोलेंगे, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सच है। एक धमाके थे रियासती तरफ से जो कि ऑथेंटिक है। रियासती मतलब मैं रियासती पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। एक धमाके थे नवाज़ शरीफ और भगोड़े की तरफ से। वो क्या धमाके थे ये देखें जी। तो आपने देख लिया और सुन लिया, पूरे 6 धमाके हैं। अगर कोई कमी पेश रह गई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, कमेंट में बता दिएगा कि कम थे ताकि मैं कल उसको करेक्ट कर लूँ दोबारा से। उसी टॉपिक पे दोबारा आए थे कि नवाज शरीफ साहब तकदीर बदल देंगे भगोड़े जो हैं। तो ये तकदीर कैसे बदलेंगे? जो शख्स टेम्पर नहीं बदल पा रहा था उसको स्ट्रक्चर पे ले जाएगा बाहर क्योंकि प्लेटलेट्स कम थे और वो मरने की हालत में था, तो वो शख्स पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा? इम्पॉसिबल। और पाकिस्तान की अगर तकदीर बदलनी है ना तो पाकिस्तान की तकदीर सिर्फ पाकिस्तानी बदल सकते हैं, पाकिस्तानी कौम बदल सकती है। और जब तक ये चाहे ना तो तकदीर नहीं बदल सकती। कोई भी आ जाए, चाहे इमरान खान साहब आ जाए या फिर ये इनमें से कोई 13 मुसलमानों से कोई आ जाए,
तकदीर बदल नहीं सकती। जब तक पाकिस्तानी खुद नहीं चाहेगा ना, तकदीर नहीं बदलेगी। और पाकिस्तानियों का अगर ये फ़ैसला है कि तकदीर बदलनी है तो इसका फ़ैसला पाकिस्तानियों को ख़ुद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब जब आए थे कुछ मुश्किल फ़ैसले उन्होंने किए थे और उन्होंने बोला था कि मुझे मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, लेकिन याद करें कि वो अशराफिया कौन, मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, वो बनी गाला पहुँच गए थे सीधा जाके एहतजाज करने के लिए और उन्होंने धमकी दी थी खान साहब को। ज़ाहिर है अब जब टैक्स नहीं दोगे, जब आप टैक्स नेट नहीं दोगे तो फिर खसारा बढ़ेगा। जब खसारा बढ़ेगा तो आप तो आवाम भी बोझ डालोगे या फिर बाहर से कर्ज़े लोगे। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को बड़ा समझना होगा। लेकिन उनको लगाम ढालेगा कौन? उनको लगाम ढालेगा कौन? वो शख्स जो लगाम ढाल रहा था ना, तो वो इन सबकी आंखों में खटक रहा था। इवन कि जो शख्स, एक शख्स यहाँ पर नहीं है पाकिस्तान में। सर आपने बाजू का सुनी होगी कि वो लेकर आया, वो लेकर आया, वो कोई भी नहीं लेकर आया। वो अपनी मदद से और अल्लाह की मदद से आ रहा था, 2/3 अक्सरियत से। लेकिन रातों रात RTS सिस्टम बिठा दिया गया और मजबूरन उसको कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। जबकि चलें राज की बात बता देता हूँ, जब इलेक्शन की रात थी और वो काउंटिंग चल रहे थे तो उस रात को इमरान खान साहब ये फ़ैसला करने वाले थे कि ठीक है, सबसे ज़्यादा वोट उनके थे और सबसे बड़ी जमात के सबसे ज़्यादा सीटें भी उन्होंने जीती थी। तो वो ये फ़ैसला कर रहे थे कि मुझे इन सीटों के साथ असेंबली में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें कोएलिशन करनी पड़ रही थी। लेकिन उस रात पता क्या कमाल हुआ था? उस रात उनके घर पर बनी गाला में वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भेज दिया गया था। भाई मैं एक ही लाइन बोलूँगा तो आगे आप समझदार हैं। जब प्रोटोकॉल भेज दिया इसका मतलब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप ही हैं, चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे कोई कुछ भी कर ले। खैर मूव टू द टॉपिक। आज एक अफसोसनाक हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा, जो कि बड़े कोई जिसमें 30-35 अफराद जहाँ तक होने की इतलात हैं। और अभी भी जब हम देख रहे थे तो कुछ ऐसे ज़ख्मी हैं जिनकी हालत थोड़ी गैर है। लेकिन हमारी तो दुआ अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए। लेकिन इसका मैं किसी को ब्लेम नहीं दूंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये इमरान खान की वजह से हुआ है, ये नहीं बोलूँगा कि ये इन 13 मुसलमानों की वजह से हुआ है। ये कुदरती चीज़ थी, अब जो होना तो वो हो गया। लेकिन हमने वही रहना है। वो होती ना, वो कौन सा जानवर होता है जिसकी दुम यूँ घूमी हुई होती है, हमने वही का वही रहना है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ आगे तो प्लानिंग करनी नहीं, इस्लाहत तो करनी नहीं है। बस नारों की हद तक ठीक है, तकदीर बदल देंगे। इनको बोलो कि एक पेपर लो, एक पेन लो, उस पर लिख के दिखा तकदीर, ये वो तकदीर नहीं लिख सकते। तो मुल्क की तकदीर के खाक बदलेंगे। अच्छा जी, जिस तरह हमने कल की व्लॉग में कहा था कि जज हुमायूं बाहर चले जाएंगे और वही हुआ, वो लंदन रवाना हो गए। हमने जो कहा वो यानी कि सच साबित हुआ, वो लंदन रवाना हो गए। लेकिन क्या वो अपनी इज़्ज़त से लैंड कर लेंगे? वो इज़्ज़त से लैंड करने नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ पर एक मौजूद हैं शख्स शायान अली, वो उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप इनकी फ़ुटेज भी देख रहे होंगे कि उन शायान अली का स्टेटमेंट है कि जज दिलावर तुम आओ तो सही, तुम्हारा हम इस्तकबाल करके दिखाते हैं। ये शायान के अल्फाज दोहरा रहा हूँ, मैं ख़ुद अपने नहीं दोहरा रहा। और शायान कौन है आप सबको पता ही होगा, जिसने नवाज़ शरीफ और भगोड़े को वहाँ पर ज़िल्लत रुस्वा कर दिया। यानी कि वो जहाँ निकलता शायान पीछे पीछे, इवन कि वो वॉशरूम भी जाते होंगे ना तो शायान वहाँ भी घुस जाता होगा और आवाज़ लगाता होगा नीचे से। तो उन्होंने नाक में दम करके रख दिया। और इस बाहर ओवरसीज़ का जो क्रेडिट जाता है ना, वो इस शायान को जाता है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, आवाम को एम्पावर किया है, उनमें थोड़ा सा शऊर डाला। एक तो इमरान खान साहब ने किया, दूसरा उसने थोड़ी हिम्मत दी कि आओ, पहले 2-3 होते थे, अब ये कि पूरी गली गली भरिया दी है जब एहतजाज हो रहा होता है। और भगोड़े को थोड़ी सी हजीमत का सामना करना पड़ता है। इवन के कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आप इतने बड़े घर के एक मालिक हो और नीचे आपको कुत्ते बिल्लियों की तरह गालियाँ पड़ रही हैं, तो क्या कुत्ते वाली इज्जत नहीं होगी? तो तभी तो मैं बोल रहा था कि धूम उल्टी, तो अब खुल के बोल दिया मैंने। तो ये क्या टके की इज्जत नहीं हुई कि आप इतने करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हो और नीचे आपको गालियाँ पड़ रही हैं और घर के नीचे पड़ रही हैं। हमारे यहाँ घर के नीचे कोई दे तो मैं तो अगले दिन घर से उतरूँ ना, क्योंकि इतनी शर्मिंदगी होगी, अहले मोहल्ला देख रहा होता है। लेकिन अगर ढीठ बनना हो, बेशरम बनना हो और बेगैरत बनना हो तो इनसे कोई सीखिए। हाँ, ये चीज़ इनसे सीख सकते हैं आप, लेकिन मैं पाकिस्तानियों को नहीं बोलूँगा आप ना सीख लेना। क्यों? क्योंकि फिर ये आ जाएंगे उस पर लेवल प्लेइंग फील्ड पे कि देखो वो हमसे ज़्यादा बगारत बना तो मैं उससे और ज़्यादा बगारत बनूँगा, और ये आप पे और बोझ डाल देंगे। तो इस चीज़ से बचिएगा, इनसे ज़्यादा बगारत ना बनिएगा, थोड़ा सा अपना लेवल कम ही रखिएगा। आप ज़्यादा करेंगे ये और ज़्यादा करेंगे, ये और ज़्यादा करेंगे तो हम भी अजाब आएगा, बोझ आएगा। तो कोशिश करिएगा ना करिएगा। अच्छा, आज पेशावर में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो कि अब मैं नाम लूँगा तो फिर चलें खुल के बात करते हैं, अब क्या नाम लेना।
पेशावर में अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि साबिक अमीर तहसील मथुरा जमात यानी कि डीजल की जमात के मकाम रहनुमा मौलाना इब्राहिम शाह मदरसा में छोटे बच्चे के साथ बदफाली के जुर्म में गिरफ्तार, FIR दर्ज। ये आप देख सकते हैं FIR भी और वो शख्स भी है। बच्चा LHR अस्पताल में दाखिल है और हालात तशवीशनाक है, लेकिन इस पर मैं तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि सिर्फ मैंने आपको ख़बर बता दी, वो ख़बर आपको दिखा दी, ऑथेंटिक चीज़ है। इस पर मैं तबसरा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये एक ऐसा अमल है, एक तो वो बच्चा, दूसरा उसकी हालत तशवीशनाक। अगर मैं कुछ बोलने पे आऊँगा ना तो शायद सब कुछ ही सेंसर करना पड़ जाए, इसलिए मैं इस पर खामोशी इख्तियार करूँ तो वो बेहतर है। जाते जाते ख़बर दे दूँ आपको कि भिखारी आज़म जो है वो अब असेंबली तो अपनी तहलील कर देंगे अपनी मुद्दत से पहले, यानी कि वो जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वो असेंबली तहलील कर देंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट होने जा रहा है, वो ट्विस्ट ये होने जा रहा है कि असेंबली तो तहलील हो जाएगी लेकिन वज़ीर आज़म फ़ारिग नहीं होंगे। वज़ीर आज़म फ़ारिग होंगे 14 तारीख के बाद। क्यों? क्योंकि 14 अगस्त की परेड में उनको हिस्सा लेना है। तो एक और ये आइनी बहरान आ गया और ये अब कोई कसर नहीं छोड़ी। और आइन है किधर? मैं इस मुल्क में किसी आइन शाइन को नहीं जानता। हाँ, एक आइन है, वो हमारी पड़ोस में रहती थी, अब उसकी शादी हो गई है, मैं तो सिर्फ उसको जानता हूँ। इसके अलावा मैं किसी आइन को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जब वो 90 रोज़ का इलेक्शन नहीं हो सका, उसका फ़ैसला अब आता है ये अगस्त में फ़ैसला आ रहा है कि 14 मई को इलेक्शन कराए जाएँ। पढ़ें और सर धुनें, वो फ़ैसला ये था। उस फ़ैसले का मैं खुलासा आपको बता रहा हूँ। खैर, अब वज़ीर आज़म साहब के मैंने आपको ख़बर दे दी है कि वज़ीर आज़म साहब असेंबली तहलील कर देंगे, काबीना तहलील होगी, असेंबली तहलील होगी। लेकिन वज़ीर आज़म, डिगी के वज़ीर आज़म अब डमी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। वो डिगी से डमी में आ जाएंगे, इख्तियारात उनके पर निगरान वाले ही होंगे। लेकिन वो 14 तारीख की परेड अटेंड करने के बाद ही, उसके बाद वो निगरान वज़ीर आज़म आ जाएगा और इलेक्शन में ताख़ीर होने जा रही है। वो क्यों, उसके बारे में मैं आपको कल ज़रूर बताऊँगा। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।